है तो अगली किस्त उसको देनी है 5 मार्च 2022 को। जी सर। अब 1 महीने का ग्रेस पीरियड है 5 अप्रैल 2022 तक। अब लेकिन उसका क्या हुआ कि 25 मार्च 2022 को उसकी डेथ होगी, 25 मार्च को ग्रेस पीरियड में। जी। तो उस केस में बीमा कंपनी बीमा देगी उसके नॉमिनी को? देगी मैडम, क्योंकि ग्रेस देगी, ग्रेस पीरियड के अंदर बीमा देगी। लेकिन उस केस में क्या है कि मैंने कहा कि ग्रेस पीरियड दी गई एक सुविधा है, अधिकार नहीं है कस्टमर का। तो वैसे तो उसको 5 मार्च 2022 को किस्त भरनी चाहिए था ना, टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट तो ये कहता है कि 5 मार्च को, ये तो एडिशनल टाइम दे दिया। तो उस केस में क्या है कि उसकी जो किस्त बकाया होगी 5 मार्च 2022 को, जो उसकी किस्त बकाया होगी वो उसके बीमे से काट के बाकी पैसा दे देगी। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं कि सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसने LIC से एक पॉलिसी खरीदी जिसका क्या कहते हैं 50,000 रुपए वो किस्त भर रहा है, और LIC ने उसको 5 लाख का बीमा दे रखा है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, बड़ी आसानी से समझ में आएगा आपको। सुरेश ने एक बीमा पॉलिसी ली है LIC से, जिसकी वो 50,000 रुपए किस्त भर रहा है, और बीमा कंपनी ने उसको 5 लाख का बीमा दिया है। अगली किस्त जो सुरेश की थी वो 5 मार्च 2022 को थी, लेकिन किसी कारणवश सुरेश उस किस्त को 5 मार्च 2022 को नहीं भरा। पर ग्रेस पीरियड यानी कि अनुग्रह अवधि 1 महीने की उसको मिली थी, पर अनुग्रह अवधि के दौरान ही 25 मार्च 2022 को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस केस में जो नॉमिनी है उसको कितना पैसा मिलेगा? तो इसका आंसर ये है कि अब उसका 50,000 रुपए वो किस्त दे रहा था, जो उसकी 5 मार्च 2022 को पेंडिंग होगी, ड्यू होगी इसकी। ठीक है, अब 5 लाख रुपए का बीमा था, तो 5 लाख में से जो किस्त उसकी बकाया होगी है 50,000 की, 5 लाख में से 50,000 काट के 4.5 लाख रुपए जो उसके घर वालों को मिल जाएंगे। यहां तक अगर मेरी बात समझ में आई तो बताओ, नहीं आई तो पूछ लो, अभी क्वेश्चन आएंगे इस पे पक्का। क्वेश्चन ये आएगा कि अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु अनुग्रह अवधि के दौरान हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को क्या मिलेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कि बकाया प्रीमियम काट के शेष बीमाकृत राशि नॉमिनी को मिल जाएगी। लिख लो, बकाया प्रीमियम काट के। मैडम पेन चलाओ, मधु मैडम। बकाया प्रीमियम काटकर बकाया प्रीमियम काटकर शेष बीमाकृत राशि, बकाया प्रीमियम काटकर शेष बीमाकृत राशि नॉमिनी को, नामित को या नॉमिनी को दे दी जाएगी। अगर इससे पहले लिखो ये, सॉरी, अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु, अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु, अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु अनुग्रह अवधि के दौरान हो जाती है, अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु अनुग्रह अवधि के दौरान हो जाती है, यस सर, तो बकाया प्रीमियम काटकर शेष बीमाकृत राशि नॉमिनी को दे दी जाती है। अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु अनुग्रह अवधि के दौरान या ग्रेस पीरियड के दौरान हो जाती है तो बकाया प्रीमियम काटकर शेष बीमा की राशि जो है नॉमिनी को दे दी जाती है। ये इंग्लिश वाले इसमें से नीचे से नोट डाउन कर लेंगे, मैंने लिखा है कि इफ पॉलिसी होल्डर डेथ ओकर्स इन ग्रेस पीरियड टाइम देन सम अश्योर्ड माइनस में ड्यू प्रीमियम इज पेड टू द नॉमिनी। दलजीत मैडम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पॉलिसी होल्डर डेथ ओकर्स in grace period time then sum assured minus में due premium is paid to the nominee। आगे बढ़े। yes, तो हिंदी में मुन्ना जी आप हिंदी में पढ़ के बताओ इसको एक बार। रसीद अनुग्रह अवधि और चुकता मूल्य। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं हम। FPR प्रथम प्रीमियम रसीद बीमा अनुबंध शुरू होने का साक्ष्य। PRR नवीकरण रसीद इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि भुगतान संबंधी विवाद में सबूत के रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुग्रह अवधि बीमाकर्ता द्वारा भुगतान प्रीमियम के पॉलिसी धारक को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। मासिक 15 दिन, सालाना अर्धवार्षिक या नेत्रमासिक 31 दिन।
1 महीना। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु अनुग्रह अवधि के समय में होती है तो बीमा राशि बकाया प्रीमियम का नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। ठीक है जी। अब फिर उसके बाद आ गया लॉक इन पीरियड, लैप्स। अब मान लो कि ग्रेस पीरियड के दौरान भी, जो ग्रेस पीरियड उसको अतिरिक्त समय मिला था, अगर बीमा जो जिसने बीमा करवा रखा है वो प्रीमियम जमा नहीं करता, ग्रेस पीरियड के बाद भी नहीं करता, तो उस केस में वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। हिंदी में बोलते हैं कि पॉलिसी व्यपगत हो जाएगी या कालतीत हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी पॉलिसी। अब लैप्स होगी जो पॉलिसी, उसमें क्या है कि पॉलिसी के सारे लाभ रोक दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर पॉलिसी लैप्स होने के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? तो कुछ नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि सारे पॉलिसी लाभ बंद हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, क्योंकि वैसे तो उसको 5 मार्च 2022 को भरनी थी, बट 5 अप्रैल तक का बीमा कंपनी ने उसको अतिरिक्त समय भी दिया। अब उसने अतिरिक्त समय में भी अपना प्रीमियम जमा नहीं करवाया, तो उस केस में वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, व्यपगत हो जाएगी, कालतीत हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल इन द सेंस मतलब उसके लाभ कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या है कि किसी पॉलिसी को सरेंडर भी करवाया जा सकता है, सरेंडर यानी कि समर्पित भी करा जा सकता है। इन केस क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी सरेंडर होने के, समर्पित होने के कारण क्या है? तो वो है कि इन केस कोई व्यक्ति अपने आगे के प्रीमियम देने में असमर्थ हो जाए। मान लो पहले तो काम धंधा बढ़िया चल रहा है, बाद में काम धंधा ठप हो जाता है, तो वो प्रीमियम तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, तो प्रीमियम कहां से देगा? तो उस केस में क्या है कि कई लोग अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा लेते हैं। तो सरेंडर करवाने में क्या है कि उस केस में सबसे पहले पूछते हैं कि पॉलिसी समर्पित होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, यानी पॉलिसी सरेंडर होने का सबसे मेन रीजन क्या है? तो आंसर आ जाएगा कि ग्राहक का अगले प्रीमियम जमा कराने में असमर्थ होना। ग्राहक का प्रीमियम जमा करने में असमर्थ होना, यानी कि वो असमर्थ हो जाता है, आगे के प्रीमियम जमा ही नहीं कर पाता, तो उस केस में वो पॉलिसी को सरेंडर करवा लेता है। तो सरेंडर करवाने के लिए भी कंडीशन क्या है कि नॉर्मल पॉलिसीज के अंदर कम से कम 3 साल के प्रीमियम भरे होने चाहिए। लिख लो, नॉर्मल पॉलिसीज के अंदर, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के अंदर 3 साल के प्रीमियम कम से कम। अब कई बार जाके कहते हैं कि जी LIC में पॉलिसी करवाई थी, हमने तो 2 किस्त भी दी थी, LIC वालों ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। अरे जबकि आप कस्टमर को बताइए कि ये रूल है, लॉक इन पीरियड होता है कि कम से कम 3 साल की किस्तें उनको देनी पड़ती है, कम से कम 3 साल की किस्तें भरनी पड़ेंगी, ये लॉक इन पीरियड होता है। और यूलिप प्रोडक्ट होते हैं, मैं इसका आगे इसको बताऊंगा यूलिप क्या होता है। एक बार आप सिर्फ लिख लो कि ट्रेडिशनल के अंदर 3 साल और यूलिप के अंदर 5 साल ये प्रीमियम भरने पड़ेंगे, उससे पहले आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते। अब भैया जो पॉलिसी लैप्स होगी, कई बार क्या होता है कि कस्टमर किसी कारण से पॉलिसी लैप्स करवा लेता है, लेकिन बाद में उसके पास एक समय पे पैसे नहीं होते, लेकिन बाद में पैसे आ जाते हैं, तो वो अपनी पॉलिसी को दोबारा पुनर्चलित करवा सकता है, रिवाइव करवा सकता है, दोबारा से उस पॉलिसी को चला सकता है। कब तक? पॉलिसी लैप्स होने के 2 साल के अंदर अंदर किसी पॉलिसी को दोबारा चलाया जा सकता है, पुनर्चलित कराया जा सकता है। कब तक करवाया जा सकता है? पॉलिसी व्यपगत यानी कि लैप्स होने के 2 साल के भीतर। लिख लीजिए, पॉलिसी लैप्स होने के 2 साल के भीतर पॉलिसी को दोबारा चलाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि जाके एक कह देगा कि मेरी पॉलिसी दोबारा से चालू कर दो, उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो उसको पूरी करनी होती है। सबसे पहले तो उसको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कंपनी के पैनल के डॉक्टर हैं वहां से हेल्थ सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा। दूसरा, उसको बीमा योग्य हित का प्रमाण देना पड़ेगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट उसको शुरू में जमा करवाए थे कि ये पॉलिसी उसी की है, तो दोबारा से उसको जमा करवाने पड़ेंगे। और तीसरा क्या, जो उसका बकाया प्रीमियम है उसको ब्याज समेत जमा करवाना पड़ेगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, किसी भी पॉलिसी को पुनर्चलित करवाया जा सकता है कब तक? जब वो व्यपगत होगी उसके 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि वो लैप्स होगी उसके 2 साल के अंदर अंदर आप दोबारा पॉलिसी को चला सकते हो। उसके लिए क्या देना पड़ेगा? अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट उसके अंदर देना पड़ेगा। बीमा योग्य हित का प्रमाण यानी कि दोबारा से डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे कि आप इस पॉलिसी के ओनर हैं। और तीसरा क्या, जो प्रीमियम बकाया हो गए हैं वो ब्याज सहित जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है जी, मधु मैडम समझ आई मेरी बात? ये जी सर। तो आप हिंदी में एक बार पढ़ के बताओ इसको। लॉक इन अवधि, पारंपरिक उत्पाद 3 साल, यूलिप उत्पाद 5 साल। यानी कि जो लॉक इन अवधि, मैंने कहा कि जब तक हम पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवा सकते, पारंपरिक उत्पादों में तो 3 साल तक 3 साल की किस्त हमें जमा करवानी पड़ेगी, और यूलिप के मामले में 5 साल तक। अगला मैडम। व्यापगत कालातीत है, यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी की अनुग्रह राशि समाप्त होने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है तो पॉलिसी के सभी लाभ समाप्त हो जाते हैं। आप एक मिनट, आप इस बात को समझे मैडम क्या कह रहे हैं कि ये
व्यापगत या कालतीत क्या होता है? लैप्स होना क्या होता है पॉलिसी? नहीं सर। जरा पढ़ रहे हो आप? जी सर। मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया जब समझ नहीं आया था आपको? जी सर, जी सर, आया हुआ। तो फिर वो बताओ ना, पॉलिसी लैप्स होना किसे कहते हैं? लैप्स कब होती है पॉलिसी? जी गैप सर। लैप्स यानी कि व्यापगत कब होती है, कालतीत कब हो जाती है पॉलिसी? सर मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। आप लोगों ने क्वेश्चंस मेरे से पूछ नहीं रहे हो। अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को उसी टाइम पे पूछो, मैं बताता हूँ आपको। पॉलिसी हुई, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि 5 मार्च 2000 को एक पॉलिसी हुई मैडम, जी और उसने कहा कि साल में एक बार किस्त भरूंगा। तो अगली किस्त उसको देनी थी 5 मार्च 2022 को। कंपनी ने उसको ग्रेस पीरियड दे दिया, यानी कि अनुग्रह अवधि दे दी कि वो 5 अप्रैल तक, यानी कि 1 महीने तक अपनी पॉलिसी को जमा करवा सकता है जब जी चाहे सर। वो। ठीक है, लेकिन कस्टमर ने क्या करा कि ग्रेस पीरियड 5 अप्रैल भी चली गई लेकिन किस्त जमा नहीं करी। तो वो पॉलिसी अगर ग्रेस पीरियड के बाद भी अगर कस्टमर अपना प्रीमियम जमा नहीं करता तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। क्या हो जाती है मैडम? सर लैप्स हो जाती हैं। हाँ, हिंदी में लैप्स को बोलते हैं व्यपगत होना या कालतीत होना। जी सर। तो पॉलिसी लैप्स कब होती है? यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी की अनुग्रह राशि, यानी कि अनुग्रह जो उसकी ग्रेस पीरियड है, समाप्त होने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करता, तो पॉलिसी के सभी लाभ समाप्त हो जाते हैं। जी सर। वो पॉलिसी के फिर वो डेड हो जाती है बिल्कुल पॉलिसी, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर उस पॉलिसी का। ठीक है जी, अगला पढ़िए। सरेंडर समर्पण एक पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के बाद समर्पित किया जा सकता है। ग्राहक को समर्पण मूल्य प्रदान किया जाएगा। ग्राहक का भविष्य के प्रीमियम जमा करने के असमर्थ हो ना पॉलिसी के समर्पण का मुख्य कारण है। तो पॉलिसी का सरेंडर का मुख्य कारण क्या है कि पॉलिसी सरेंडर हो जाती है मैडम? क्या कारण है कि लोग पॉलिसी अपनी वापसी ले लेते हैं, सरेंडर करवा लेते हैं? पॉलिसी के सरेंडर होने का प्रमुख कारण क्या है मैडम? कि अगर मैं आगे के प्रीमियम नहीं दे पाऊंगा तो सीधी सी बात है, मैं अपनी पॉलिसी सरेंडर करा लूंगा कि भैया जो भी मैंने जमा कराया मेरा वापसी दे दो, भाई जितना भी बनता है मेरी सरेंडर वैल्यू बनती है मेरा वापस दे दो, क्योंकि आगे के प्रीमियम तो मैं जमा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मैम, तो उसको बोलते हैं सरेंडर होना। पुनर्उद्धार या पुनर्चलित, यानी कि जो पॉलिसी आपकी लैप्स होगी है उसको आप दोबारा से चलवा सकते हो 2 साल के अंदर। जी सर। बिल्कुल। और उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण, देखो नीचे नीचे जाओ, अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, बीमा योग्य हित का प्रमाण पत्र, और ब्याज सहित जो बकाया प्रीमियम हो गया वो आपको देना पड़ेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंची है? जी सर। दलजीत मैडम आप कॉल पे हो? मैडम कॉल? मैडम कुछ पूछ ही नहीं रहे आप तो मेरे से सवाल जवाब, कुछ तो पूछिए। साथ साथ में है। फिर मेरा सेशन तो एक तरह से भाषण हो गया है सिर्फ, है। मोदी जी कहते हैं ना मन की बात, तो मेरा तो रेडियो सा साइड में लगा रखा है कि विनीत सर तो बोल बोल के चले जाएंगे। ओके, चलो